Okay, so today we're going to discuss how to read trial balance. ठीक है, सबसे पहला काम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं नेचर्स की वजह से. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ डीन सोबर्स एट 31st January 2004. मैंने एक बात बताई भी आप लोगों को. ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स. ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड होता है? सारा बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या रिकॉर्ड होता है? बैलेंस रीओपन बैलेंस. ठीक है, नॉट द क्लोजिंग बैलेंसेस. पहला आइटम देखते हैं क्या दिया हुआ हमें. डेटर्स. डेटर्स का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं हमारे लिए? क्या होते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज. ऐसे रिसीव करने हैं. एसेट. कौन सा एसेट? करंट एसेट. तो दो कॉलम्स दिए हुए हैं. किस कॉलम में दिया हुआ होगा ये? डेबिट कॉलम. ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ? 10,000 to 10. नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट? योर एक्सपेंस. आप एक चीज को सस्ता करके बेच रहे हैं या पैसे जल्दी निकलवाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपके लिए लॉस है, गेन है? एनी लॉस इज योर एक्सपेंस. ये नोट्स में लिख लें अपने पास. एनी लॉस इज एन एक्सपेंस. तो इसकी नेचर क्या होगी? डेबिट. कैरेज आउटवर्ड्स मैंने लिखवा दिया. क्या होता है कैरेज आउटवर्ड्स? क्या होता है? कैरेज ऑन सेल्स होता है. आप अंग्रेजी पे ध्यान देना. आउटवर्ड्स का मतलब क्या है? हमने जब गुड्स बेचे होंगे तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे हुई होगी. और ये भी किस नेचर की होगी? डेबिट नेचर की. कैरेज इनवर्ड्स भी डेबिट नेचर का होता है और आउटवर्ड्स भी डेबिट नेचर का होता है. रिटर्न से इसको कंफ्यूज ना कर लीजिएगा. रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स अलग अलग चीज़ें हैं. ये अलग चीज़. आप इन दोनों को पे कर रहे होते हैं. ठीक है, आपके लिए दोनों कॉस्ट्स हैं. ठीक है, डेबिट नेचर है 2820. बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, तो क्या होगा? क्रेडिट नेचर. कितना है? 17,000. ये वर्कशीट पे लाइनें बना लीजिएगा. ठीक है. रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस. डेबिट है. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो ट्रायल बैलेंस में भी किधर आ रही होंगी? क्रेडिट. प्रेमिसेस इज योर नॉन करेंट एसेट. किस नेचर का होगा? डेबिट. कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? हमने शुरू में इक्वेशन एक बनाया था. एसेट्स प्लस परचेजेस प्लस रिटर्न इनवर्ड्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इनकम्स प्लस सेल्स प्लस रिटर्न आउटवर्ड्स प्लस liabilities. ठीक है. This whole side was referred as debit side. This whole side was referred as credit side. ठीक है ना? Remember this? Farid? You remember this? This equation you derived? journal entries में किया था हमने. Purchase हमेशा डेबिट होती हैं. रिटर्न इनवर्ड्स हमेशा डेबिट होता है. एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा. ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा. वाई? बिकॉज दे ऑल हैव अ रिवर्सल. परचेज का रिवर्सल क्या है? सेल्स का रिवर्सल इज. एक्सपेंसेस का रिवर्सल और ड्राइंग्स का रिवर्सल कैपिटल. कौन कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. ठीक है, आगे जाके डिटेल में आएगा ओ लेवल्स में, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो ये मैं बता देता हूँ. एक ट्रायल बैलेंस में चीज़ पढ़ी होगी आपने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, अगर याद हो. और वो किस कॉलम में आ रहा होता था? क्रेडिट कॉलम में आ रहा होता था. वाई? बिकॉज इट इज़ योर डिक्रीजिंग एसेट. इट इज़ योर डिक्रीज नेगेटिव एसेट. टीचर उसको कॉन्ट्रा एसेट भी बोलते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन द क्रेडिट कॉलम. सही है. कमिंग बैक टू द ट्रायल बैलेंस, हम ये इक्वेशन यूज करके ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे. फॉर पे अटेंशन. स्टॉक एट 1st Feb 2003. पहले तो अकाउंटिंग पीरियड देखें. स्टार्ट कब हो रहा और एंड कब हो रहा? 31st Jan को लास्ट ट्रायल बैलेंस बना है 2004. ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो हर महीने बन रहा होता है. लास्ट इस डेट पे बना है, तो स्टार्टिंग डेट क्या होगी?
दिसंबर, 1 फेब मैंने क्या बताया था, अगले महीने की पहली तारीख और पिछला साल। ओपनिंग डेट अगर कैलकुलेट करनी है या ऑब्जर्व करनी है तो जैन के बाद क्या आता है, फेब और लास्ट ईयर, 12 मंथ्स बैकवर्ड्स। हम एक्चुअली कर रहे हैं अकाउंटिंग, सही है। अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बुक कीपिंग के डेटा को यूज करके। ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, नहीं लिखवाई, लिखें। अकाउंटिंग मीन्स एनालाइजिंग interpreting and presenting transactions on quarterly का मतलब क्या होता है, कॉमा सेमी एनुअली, कितने मंथ्स होंगे ये, 6, और एनुअल बेसिस। दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है ना। अब आते हैं वापस ट्रायल बैलेंस को रीड करने पे। या वी रेड बिफोर। अच्छा, स्टॉक एट 1 Feb 2003 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पे अटेंशन। स्टॉक एट 1 Feb 2003 और वैल्यू क्या है, 19,260। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस में क्या दिए हुए होते हैं आपको, बैलेंस। तो ये कौन सी इन्वेंट्री हुई, ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट? इसके साथ डेट भी ओपनिंग लगाई हुई है, और एक नोट मैंने लिखवाया था कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई होती है, ओपनिंग, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या जा रहे होते हैं आपके, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये एक हम लोग अपने पास ट्रीट करेंगे एज अ कॉस्ट। क्या ट्रीट करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। वाई? ये वो गुड्स है जो पिछले साल बच गए थे, ट्रेड, ये लास्ट ईयर ट्रेड नहीं हुए थे, ठीक है। जब ये लास्ट ईयर ट्रेड नहीं हुए तो हमारे लिए ये इस साल क्या होंगे, कॉस्ट का पार्ट होंगे। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, पहले इनको सेल किया जाए कि नहीं? यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, डेबिट कॉलम में आएगा। परचेजेस, इन्वेंट्री इंक्रीज होती है परचेज से, ऑलवेज डेबिटेड। हम दो कॉलम्स हैं वो रीड कर रहे हैं, फरीद पे अटेंशन। डिस्काउंट रिसीव्ड, सस्ते में एक चीज़ हमें मिल गई है तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? इट इज़ अ बेनिफिट। तो बेनिफिट मीन्स विच कॉलम, इट इज़ एन इनकम और एन एक्सपेंस। एनी गेन इज़ योर इनकम। तो ये किस कॉलम में होगा, क्रेडिट कॉलम। ठीक है, लिख लें अपने पास, एनी गेन इज एन इनकम। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, बिजनेस के लिए क्या है ये, प्रेजेंट बेनिफिट विद फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट। तो कैपिटल क्या है हमारे लिए, क्रेडिट कॉलम में आएगा। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट में आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड से इन्वेंट्री हमेशा क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। डैमेज गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं आज, डैमेज गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कॉलम में आ रहा है। ठीक है, लोन फ्रॉम बी स्मिथ क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या आइटम्स हैं। लायबिलिटी है, लायबिलिटी नाम से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं, तो किस कॉलम में नजर आ रहा है मुझे ये, क्रेडिट कॉलम में। कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, नाम से ही पता चल गया मुझे, क्रेडिट कॉलम, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस, ऑलवेज डेबिट।
देन आई हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स। जी। वाई? इट्स एन एक्सपेंस। Expenses are always on the debit side. Present cost is an obligation of future benefit. अच्छा, क्रेडिटर्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स। लायबिलिटी ये किस कॉलम में मिलेगा? लायबिलिटीज किस कॉलम में होंगी? क्रेडिट कॉलम में होंगी। मोटर व्हीकल्स नॉन करंट एसेट है, आइडेंटिफाई किया नाम से, और अमाउंट देखा किस कॉलम में? किस कॉलम में नजर आ रहा है मोटर व्हीकल्स? डेबिट। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस किस कॉलम में नजर आएगा? डेबिट। ड्राइंग्स इट इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। मैं कल A2 की एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, शी वाज सेइंग कि सर वो ड्राइंग एक्सपेंस होगा। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, कितनी A2 में हैं आप? कैपिटल का ऑपोजिट होता है, ठीक है? ड्राइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ, तो किस कॉलम में मिलेगा? डेबिट। देन कैरेज इनवर्ड्स आ गया, लाइन बाय लाइन चल रहे। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ परचेजेस। तो परचेजेस डेबिट होती हैं, तो कैरेज इनवर्ड्स भी क्या हो रहा होगा? डेबिट नेचर का ही हो रहा होगा। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस। रिटर्न आउटवर्ड से इन्वेंट्री क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, तो किस कॉलम में होगा? कैश इन हैंड इज व्हाट? योर करंट एसेट किस कॉलम में है? डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट। कैश एट बैंक करंट एसेट किस कॉलम में है? कैश एट बैंक नेगेटिव भी हो सकता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिक्सचर एंड फिटिंग्स नॉन करंट एसेट। देखें ट्रायल बैलेंस हो रहा है हमारा, ठीक है, बाय सेम अमाउंट। ये क्या लिखा हुआ है इनमें? स्टॉक एट 31 जनवरी 2004 वैल्यूड एट 20,000। ये वो इन्वेंट्री जो इस साल सेल नहीं हुई है, रिमाइंडर है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है ये? ट्रायल बैलेंस में कौन से फिगर्स रिकॉर्ड हुए हैं? ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये तो रिमाइंडर है ना इस साल का, इस साल का रिमाइंडर अगले साल ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई इशू? यस, मैं समझा देता हूँ। वी डिस्कस्ड अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। सही है। पहले हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी, देन लेजर्स, देन ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। अब these 3 steps were what? बुक-कीपिंग, सही है ना। सारा डेटा यहाँ पे कंसाइज हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा गैप होता है, और देन वी प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होती है, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, और हर 12 महीने बाद। सही। अब क्या मसला है कि बुक कीपिंग सही होगी आपकी, तो ऑब्वियसली ये स्टेप्स भी सही होंगे। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बुक कीपिंग, तो फिर ये दोनों भी इनकरेक्ट होंगे। सही है। तो पहले 3 स्टेप्स आपके बुक कीपिंग है, वो सही होंगे तो आपकी अकाउंटिंग होगी। ऑलराइट। अब एक और प्रॉब्लम, सर ये अकाउंटिंग जो है ये डेबिट क्रेडिट ही होता है। देखिए सारा इम्पैक्ट वहीं से ही आ रहा है, डेबिट क्रेडिट का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह स्टेटमेंट ये फॉर्म्स लिखे हुए हैं, तो स्टेटमेंट में हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते, हम प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे अब यहाँ पे। लेकिन क्यों करेंगे? आई टेल यू। सही है। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। डीन सोबर्स
वी हैव अ ट्रायल बैलेंस ऑफ डीन सोबर्स ओवर हियर, ठीक है। और मुझे एक बात बताएं, व्हाई एम आई प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट। देखिए हमने पास इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट income statement is prepared to calculate profit or loss of an accounting period, ब्रैकेट में फॉर द ईयर भी लिखना है, फॉर द ईयर, और 6 months और 3 months। ठीक है। अब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपने सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी की होगी? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी की होगी? ट्रेडिंग। सेल्स, ठीक है। अच्छा, सेल्स आपको किस कॉलम में नजर आएंगी? रेवेन्यू भी कहते हैं सेल्स को, ठीक है। सेल्स हमें कौन से कॉलम में नजर आएंगी? क्रेडिट कॉलम। किस कॉलम में? क्रेडिट। देखें, मुझे प्रॉफिट अगर निकालना है तो मैं प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर दूँ? सबसे पहले तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये लिख लें, अपने पास है, मैथ्स में पढ़ा हुआ भी है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे सेल्स। सबसे पहले ट्रेडिंग हुई होगी, ठीक है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करने वाली सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? सेल्स। इसलिए सेल्स पहले आती है। कितनी है सेल्स हमारे पास? 301,430, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो वापस आ गए हमारे पास, जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। कोई ऐसे गुड्स हैं जो हमारे पास वापस आ गए जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। दे आर नोन एज व्हाट? रिटर्न इनवर्ड्स। डेबिट पे आ रहे हैं, देखें, रिटर्न इनवर्ड्स दिया हुआ है और किधर आ रहा है? डेबिट पे कितना अमाउंट है? 2940। सही है। क्या इन्होंने कोई प्रॉफिट जनरेट किया? तो इन सेल्स से, ये टोटल सेल्स हैं, इन्होंने जब कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा? सब्ट्रैक्ट। हम लिख देंगे लेस रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। जो आंसर आएगा इसको हम कहते हैं नेट सेल्स। याद रखना है, ये टर्म रेशियोज में भी आएगा और सिंगल एंट्री में भी आएगा। क्या आ रहा है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक आ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सेल्स आ गई हैं। Now I'm going to write down in red over here. Next is इन्हीं सेल्स की कॉस्ट प्राइस भी होगी। ये चीज़ ओ लेवल्स में शायद थोड़ी सी निगलेक्ट होती है,
इन्हीं गुड्स को बेचने के लिए आपने इनकी कॉस्ट भी बेयर की होगी, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट सेक्शन बनेगा। अब दो कॉलम क्यों होता है? पहला कॉलम इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, सेकेंड कॉलम इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू और टोटल इनकम, फाइनल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको, सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास कुछ ऐसे गुड्स पड़े हुए जो लास्ट ईयर सेल नहीं हुए, हम क्या कहते हैं? ब्रॉट डाउन ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री। जो गुड्स आपने लास्ट ईयर सेल नहीं किए उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। और कौन सी इन्वेंट्री कहते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री, गुड्स दैट वर नॉट सोल्ड लास्ट ईयर। दिस इज अ कॉस्ट फॉर मी और अ बेनिफिट? इस साल लास्ट ईयर भी कॉस्ट एक तरह से हमारे लिए रेवेन्यू तो जनरेट नहीं किया ना इसने। Did these goods generate any sort of revenue? If it's not generating revenue, it's generating costs. ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ता है सेलेबल कंडीशन में रखने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू है? $19,260, ठीक है। Then we have purchases। इस साल गुड्स खरीदे भी हमने कितने? 280। But I'll write down a word over here known as net purchases. Why? नेट परचेज की एक वर्किंग होगी। नेट परचेज का मतलब है वो परचेजेस जिसमें से आपने गुड्स सब्ट्रैक्ट किए हुए हों जो रिटर्न कर दिए हैं और कैरेज कॉस्ट भी एडजस्ट की हुई हो। इसकी एक एडजस्टमेंट होती है, एक फॉर्मूला भी होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स प्लस कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है। परचेज की वैल्यू इज 212,280। परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स कितना है हमारे पास? डू वी हैव एनी? अच्छा, एक और चीज़ सर, वो मुझे रिटर्न आउटवर्ड्स मिल नहीं रहा था। बेटा सेल्स होना और कॉस्ट होना ज़रूरी है। कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट कौन सी होगी? परचेज होना ज़रूरी है। इन्वेंट्री होना भी ज़रूरी नहीं है, रिटर्न्स होना भी कंपलसरी नहीं है। दो चीज़ें कंपलसरी होंगी हमेशा, ठीक है। डू वी हैव एनी रिटर्न आउटवर्ड्स ओवर हियर? यस वी डू। क्या इन गुड्स ने कोई कॉस्ट जनरेट की है? क्या इन गुड्स ने कोई कॉस्ट जनरेट की है? ये तो हमने वापस कर दिया ना। इन्होंने कोई कॉस्ट जनरेट की है? नहीं। will they be a part of our cost? No, that's why we minus। इन गुड्स ने कोई कॉस्ट जनरेट, ये तो मुझे बेनिफिट हो गया ना कि मैंने जिससे खरीदे थे उसको वापस कर दिए, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। नो, सही है। एंड डू वी हैव एनी कैरेज इनवर्ड्स ओवर हियर? मैंने कल बताया था कि कैरेज इनवर्ड्स इज पार्ट ऑफ परचेजेस, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेजेस। 4100। बताएं नेट परचेज क्या आ रही हैं? ये वर्किंग्स आप लोगों को शायद टीचर ने इसी कॉलम में करवा दी होगी, ठीक है। वी डोंट हैव दैट मच टाइम ओवर हियर कि ये सारे नाम मैं यहाँ पे लिखूँ, सही है। बेटर यू राइट नेट परचेजेस डायरेक्टली यहाँ पे। हाँ, ब्रैकेट नहीं, टाइटल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू द वैल्यूज, ठीक है। नेट परचेज क्या आ रही है? 212,390। ये लास्ट ईयर के गुड्स और इस साल के गुड्स ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे?
फर्स्ट कॉलम चल रहा है, मैंने बताया फर्स्ट कॉलम इज फॉर कॉस्ट। पहला कॉलम कॉस्ट प्राइस के लिए होता, सेकंड कॉलम इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फाइनल कैलकुलेशन। ये आज से पहले बात नहीं पता होगी, लेकिन ठीक है, तो ऐड करके बताएंगे क्या। टू थ्री वन, इसको एक टर्म दिया जाएगा। ये भी ओ लेवल्स में एक निगलेक्टेड पार्ट होता है और एएस में स्ट्रगल करते हैं इसकी वजह से। इसको पता क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब ये है कि इतना सामान हमारे पास ट्रेड के लिए पड़ा हुआ है, दिस इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल, और की कॉस्ट प्राइस ये है। रिमेंबर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस डिटरमिन करेंगे कितनी थी गुड्स की। अब हमें पता चल गया कि कितना सामान मेरे लिए टोटल पड़ा हुआ वेयर हाउस में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है फॉर सेल, उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। क्या हमने सारा सामान सेल कर दिया होगा? ये एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल बात है ना। Am I able to sell everything at the end of the year? बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा नहीं होता। जो बच गया उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग इन्वेंटरी। द रिमाइंडर इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज क्लोजिंग इन्वेंटरी। कितनी है? और ये कभी भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी? कितना दिया हुआ है? 20230। क्या होगी? क्या वो इस साल की कॉस्ट का पार्ट होगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पे अटेंशन कशिफ। ये अभी कॉस्टिंग में भी आएगा पार्ट। ये पिछले साल का सामान पड़ा हुआ था, उसकी कॉस्ट थी। ये इस साल के परचेजेस की कॉस्ट है। दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पता चल गया। इसमें से मैं वो गुड्स माइनस कर दूंगा जो इस साल सेल नहीं है। क्यों? क्या वो मेरी इस साल के प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आर दे जनरेटिंग एनी रेवेन्यू? तो मैं इस साल की कॉस्ट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। कितना आ रहा? कितना दिया हुआ? 20230। ठीक है। माइनस करने के बाद पता है क्या पता चल जाएगा? हमें उन गुड्स की कॉस्ट पता चल जाएगी जो हमने एक्चुअली सेल की। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ फरीद। आई एम गोइंग टू नो बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर कि जो हमने गुड्स सेल कर दी ना उनकी कॉस्ट पता चल जाएगी। ये टोटल पड़े हुए थे वेयर हाउस में, इनमें से जो नहीं बेचे वो माइनस कर दिए, तो पता चल जाएगा सेल कितने की है। उनकी क्या पता चल जाएगी? रेड में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉस्ट। ठीक है। कितना आ रहा है? 211420। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। 211420। अच्छा, एक प्रॉब्लम और। सर ये सिंगल लाइंस क्यों लगा रहे हैं? सिंगल लाइन मीन्स कैलकुलेशन हो रही है। सिंगल लाइन मीन्स कैलकुलेशन हो रही है। टी अकाउंट्स में भी लगाते हैं, इफ यू रिमेंबर। सही है ना? सिंगल लाइंस का ख्याल रखना है आपको। एक और सिंगल लाइन लग जाएगी इसके साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। और ब्रैकेट साइन कब लगेगा? जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ब्रैकेट साइन कब लगेगा? जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। एडिशन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है। किससे माइनस हो जाएगा एक? कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट सेल्स से। you'll get what? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना?
87,070। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का सबसे टेक्निकल सेक्शन यही है, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे टेक्निकल सेक्शन यही है, एडजस्टमेंट्स वाली हो या विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली हो। बच्चे हमेशा नेट परचेज में फंस जाते हैं, वो मैं भी मना भी कर रहा हूँ ना, फिर भी वही लिखेंगे यूं करके यहाँ पे फिगर्स। नेट परचेज पहले कैलकुलेट करें। नेट परचेज का फॉर्मूला क्या है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस कैरेज ऑन परचेजेस। ठीक है, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। शुक्र करें आपके पास अभी टाइम है, जनवरी में आ रहे होंगे ना, उनको नहीं ये बताना मुझे बताने की फिर वो ज़रूरत नहीं होती, तो वो लेट आ रहे होते हैं, उनको याद नहीं रहता। उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये हम यहाँ तक अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी है। लीव वन पेज, मुझे दूसरा क्वेश्चन करके दें। ठीक है, एक और चीज़ जिस पे टीचर्स हाईलाइट नहीं करते, इन दोनों को ऐड करें और फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ऐड देम बोथ, देन राइट ए नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग इन्वेंटरी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ। ठीक है ना, याद रखनी है चीज़। Alright, let's finish this off. Now we were able to find an income over here, net sales minus cost of sales। ये होता है हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या आइटम्स लिए हैं, गुड्स लिए हैं, सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सब क्या है? गुड्स हैं, ट्रेडिंग वाले आइटम्स हैं। सही है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन आइटम्स विच generated revenue or cost except trading। देखते हैं क्या हमारे पास कोई और इनकम्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा ट्रायल बैलेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम चेक करना। इनकम्स के साथ रिसीव्ड का वर्ड लिखा हुआ होगा। फर्स्ट वन इज लीगल फीस रिसीव्ड, कितने हैं? And the incomes will be on the credit side. दिस इज नॉट डेबिट एंड क्रेडिट। No, ट्रायल बैलेंस में यस क्रेडिट साइड पे हो। लीगल फी रिसीव्ड, that is 4180। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी क्या है हमारे लिए? क्रेडिट कॉलम में आ रहा है इनकम। अदर इनकम्स की भी हेडिंग दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कितना है डिस्काउंट रिसीव? 2820। देन वी हैव कमीशन रिसीव्ड, $3120। और इनकम देखें, मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम कह रहा था ना आपको, कोई चीज़ मिस आउट ना होता। क्या कमीशन रिसीव्ड के बाद कोई इनकम है? What I'll do is I'll put a single line। सिंगल लाइन का मतलब क्या है? टोटलिंग हो रही है। फरीद पे अटेंशन प्लीज। सिंगल लाइन मीन्स टोटलिंग। क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या करेंगे हम? एक और एरर जो बच्चे करते हैं, सर वो इन तीनों को प्लस कर दें। नहीं, दिस इज ऑल्सो योर इनकम, दिस इज ऑल्सो योर इनकम, दिस इज ऑल्सो योर इनकम एंड दिस इज, यू ऐड ऑल फोर ऑफ देम टू कैलकुलेट व्हाट? टोटल इनकम। क्या आ रहा है? कैलकुलेटर 97,190। Alright, done. Last step and a very important one. Kids always mess it up over here. सुन ले गौर से। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। लीव वन लाइन, गिव हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है,
सही है ना। वाई किड्स मेस इट अप, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये भी उठा लिया, वो भी जो नज़र आ रहा है उठा लिया, ठीक है। वी नॉट गोना, वी विल एक्चुअली अवॉइड दिस अप्रोच। what we're going to be doing, we're going to be following top to bottom category कि जी आप हर एक्सपेंस पहले ये अप्रोच डिटरमिन करेंगे, हर एक्सपेंस को टिक करना शुरू करें। फर्स्ट एक्सपेंस इज ओवर हेयर, डिस्काउंट अलाउड। सेकंड इज कैरेज आउटवर्ड्स, अगेन कॉमन स्टूडेंट एरर, ये दोनों एक्सपेंस मिस आउट कर जाता है। क्योंकि क्या करते हैं वो, यार मुझे ये रिपेयर्स नज़र आ रहा है, ये एक्सपेंस है, इंश्योरेंस नज़र आ गया, एक्सपेंस है, अच्छा नीचे से फिर ऊपर गए, टेलीफोन चार्ज नज़र आ गया। मतलब रैंडम सैम्पलिंग नहीं करनी है हमने, ओके। टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलेंगे। पहला डिस्काउंट अलाउड है, दूसरा कैरेज आउटवर्ड से मैं टिक कर रहा हूँ, फिर हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तीसरा एक्सपेंस बताएं मुझे, पूरी लिस्ट चेकआउट करके। रिपेयर्स, देन हीटिंग एंड लाइटिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, सैलरीज एंड वेजेस, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। नाउ लेट्स छापोफाई दिस। एक्सपेंसेस हमने किस कॉलम में लिखना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड इज कैरेज आउटवर्ड्स और कैरेज ऑन सेल्स। मैंने कल बताया था कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है, क्यों एक्सपेंस होता है ये हमारा, इट इज़ अ मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। Then we have repairs, then we have heating and lighting. Heating and lighting है, lightning नहीं है, okay? Lighting है, lightning नहीं है। Heating and lighting is 1770. Then we have advertising. देखिए टिक करने से ये फ़ायदा होता है कि I can easily comprehend the values, especially 5150. Then we have rent and rates. Did I miss out insurance? Yes. See? Then we have rent and rates. Telephone charges. Can you please sum them up? Kashif, did you do that? अच्छा, sum them up. कितना आ रहा? 48. 48,310. You get net profit of 48. total income minus total expenses क्या आ जाएगा? Net profit. How much? 48,880. Here we put double line. Double line means closing, ठीक है। माइनस करने वाले फिगर के साथ ब्रैकेट लगाया जाएगा, रिमेंबर दिस, सही है। क्योंकि इसकी फर्दर कैलकुलेशन हो रही है तो मैंने ये लाइन यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दी है। एक्सपेंसेस का पहले टोटल किया, सिंगल लाइन लगाई, यही लाइन एक्सटेंड कर दी टोटल लिख के, क्योंकि इसकी फर्दर कैलकुलेशन हो रही है, सही है ना। एनी प्रॉब्लम गाइस? अगेन
जिन चीज़ों पे मैं बोल रहा हूँ उनको आदत बना लें अपनी। टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी एक्सपेंसेस की, सही है ना? इसे कंप्लीट करना है। इनकम स्टेटमेंट्स कल 3-4 बना के लानी है, एक थोड़ा सा ख्वारी का काम करना पड़ेगा। I'll see you guys tomorrow इंशाल्लाह। टेक केयर।